एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। Hello and welcome to this episode of Beyond the Headlines. I'm your host Nazir Ganai. Today we have with us a special guest, someone who was a heartthrob of Indian music Bollywood industry and who sang beautiful numbers, Hansraj Hans. He is currently a politician and also a recipient of Padma Shri. Let's talk to him. नाज़रीन, आज हमारे दरमियान हंसराज हंस जी है और इनके गाने के बारे में इतना कहा जाता है कि ये जब गाते हैं तो दिलों को छूते हैं। हंसराज हंस और इनका म्यूज़िक इट इज़ गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, इट हैज़ टच्ड मिलियंस ऑफ हार्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। हंस जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपके गाने के बारे में, आपके आर्ट के सफ़र के बारे में आज हमारे नाज़रीन को, ख़ास तौर पे कश्मीर में जो आपके चाहने वाले हैं और पूरे बरसगीर में जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए ये इंटरेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपने म्यूज़िक के सफ़र के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, खुश आमदीद, खैर मक़दम, और आपको और व्यूवर्स को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। ये मौसीकी जो है, संगीत जो है, ये कुदरती है। सीख के, किताबों से पढ़ के, थ्योरी तो पढ़ी जा सकती है, सीखा जा सकता, लेकिन जो म्यूज़िक है वो कुदरती होता है, गॉड गिफ्टेड, इसका यू कैन से गॉड गिफ्ट। तो बस यही है, ना सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी ही क्यों बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई, इसका कर्म है। तो बहुत, हालांकि मुझे 10-12 साल हो गए छोड़े हुए, फिर भी लोगों ने अपने ज़हन में रखा हुआ, तो शुक्र है उसका। आपको लगता है कि जब आर्टिस्ट होता है और वो किसी आर्ट के साथ जुड़ा होता है तो उसको छोड़ सकता है? नहीं, छोड़ तो आर्टिस्ट की सांस ही, जिस आर्ट से भी वो वाबस्तगी है उसकी, तो सांस ही उसकी वजह से चलती है। वो चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता। अब सांस को छोड़ के तो मुर्दा ही है वो। जो चीज़ उसकी ज़िंदगी है वो कैसे छोड़ सकता है। तो आपका जो एक दौर ऐसा रहा जब आपने जो है पूरे बरसगीर में अपने जॉनर से आप माने जाते थे और न कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में और कई सारे ममालिक में आपका गाना बहुत पसंद किया जाता था और अभी भी लोग चाहने वाले हैं जो वो सुनते भी हैं। तो ये जो पाइवटल मूवमेंट थी, एक मूवमेंट जो आपने क्रिएट की थी अपने फ़न से, अपने गाने से, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा करीब किसको देखते हैं? मूवमेंट तो क्रिएटर ने क्रिएट की थी, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, लेकिन ये डेस्टिनी कह लें कि मैं डाइवर्ट हो गया, तो फिर थोड़ा गैप रह गया, पॉज आ गया। वरना मेरा तो बाजे से इश्क था, बस सुरों से इश्क था। तो जब किसी चीज़ से इश्क हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो उसके इब्ज़ में शोहरत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, इज़्ज़त भी मिलती है, रुसवाई भी होती है। तो ये तकदीर में लिखा था, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया। किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए एक एक्सप्रेशन होता है,
उसका आर्ट। और आपको क्या लगता है, इतने मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है एक्सप्रेशन आज के ज़माने में, जब एक आप पूरा जो है इस समाज में अफरा तफरी देखते हैं, आप हेट्रेड देखते हैं, आप जो है लोग आपस में कभी कभार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उस लेवल में आप इस एक्सप्रेशन को, आर्ट को कैसे देखते हैं? अहले मज़हब लोग हैं, जहाँ धर्म वाले जो लोग हैं, मानने वाले, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ से मज़हब शुरू होता है, जहाँ बुज़ुर्गान दीन होते हैं, उनकी फ़लसफ़ा तो एक ही होता है। अगर डिफरेंसेस हैं, अगर आपस में नफ़रतें हैं, अफरा तफरी है, आवाजारी है, तो इसके लिए मेरा ख्याल सूफ़ीज़म द बेस्ट फ़िलासफ़ी इन द वर्ल्ड, क्योंकि सूफ़ी पूरी यूनिवर्स के लिए दुआ करता है और वो हर मज़हब से थोड़ा बियॉन्ड होता है। यहाँ मज़हब आके खामोश हो जाते हैं, वहाँ सूफ़ीज़म शुरू होता है, क्योंकि मज़हब, कोई भी मज़हब है, उसकी रूह मोहब्बत से ही जागती है। तो सूफ़ियों का जो दुनिया है, जब सूफ़ीज़म के ज़रिए हारमोनी आ सकती है, तो मेरा ख़्याल है कि कहते हैं कि मिट्टी हैं, मज़हबों के बारे में लिखा है लोग, मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग। मेरा ख्याल अहमदीन कासमी साहब ने ये फरमाया था, मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग, हम रूहे सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। तो बस आप ये जानो कि आप खुशबू हैं, बॉडी वजूद यही रह जाना है, तकब्बर यहीं रह जाना है, साथ क्या जाएगी, वही सोल। तो सोल का तो कोई जेंडर ही नहीं है, धर्म भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कहते हिंदुआं दा रब चढ़दे पासे, मुसलमानां दा लहंदे, आशिकां दा रब चारे पासे ते सजदा करदे रहंदे। वो सजदा करते हर जगह। वो तो वृक्षों को, आप क्रिएटर को प्यार करते हो, क्रिएशन को कैसे नफरत कर सकते हो? अगर गॉड एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, एक है, वननेस है को मानते हैं हम, तो फिर आप किसी को प्यार करो, उसके बच्चों को नफरत कैसे कर सकते हो? उसको खुश करना तो उसके बच्चों को प्यार करो, उसके इंसानों को यानी प्यार करो, उसकी बनाई हुई दुनिया को प्यार करो। ये इबादत है। आप चाहे घंटों बैठे रहो, चाहे मुसल्ले पे बैठो, चाहे मंदिर में बैठो, चाहे गुरुद्वारे, चाहे चर्च, अगर बाहर आके नफरत ही फैलानी है तो मेरा ख्याल है वो खुश नहीं होता। खुश नहीं है। हाँ, खुश नहीं। आप चाहे कहीं पे भी बैठे, खुश नहीं होता। ज़र्रे ज़र्रे में हर जगह जब वो नज़र आता है, उसका जलवा नज़र आता है, फिर दुश्मन नहीं को रह गए, फिर आपको सिर्फ दोस्त नज़र आते हैं, प्यारे नज़र आते हैं। तो यही आपका जो एक पहलू है, जब आप सबको दोस्त देखते थे, और आबिदा परवीन, देखता हूँ, आबिदा परवीन जैसे जो है आपके आर्टिस्ट, हाँ जी, गुलाम अली जैसे आर्टिस्ट, जी जी, इन सब के साथ आपने बिल्कुल क्लोजली काम भी किया है। हाँ जी, हाँ जी। और आप मानते हैं कि जो आर्ट जो है, आर्ट एंड कल्चर जो है, हाँ जी, ये इंसान को एक कर सकता है, एक कर सकता है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी के साथ मैं बेशुमार मिला हूँ, उनके साथ काम किया। बॉलीवुड में जो पहला गाना था वो गाया, जैसे उस्ताद गुलाम अली खान साहब है। अब आबिदा परवीन कितनी दूर रहते हैं। पहली बार मुजफ्फर साहब ने एक जो जहाने खुसरो करते हैं ना, मुजफ्फर अली खान, बिल्कुल, उन्होंने चंडीगढ़ एक शो करवाया था, तो वहाँ हम दोनों की परफॉर्मेंस थी। अच्छा। हम कभी मिले नहीं थे। अच्छा, आबिदा जी और फर्स्ट टाइम गाने से मैं आशना था। मुझे नहीं पता उन्होंने सुना था जो मुझे या नहीं सुना था। तो अब पहली बार हम मिल रहे हैं होटल की लॉबी में, तो 10 मिनट के लिए हग कर रहे हैं हम एक दूसरे को। अब कहाँ गया धर्म, कहाँ गया जेंडर, कहाँ गया बॉर्डर, कहाँ गया, रोते रहे जब फिर कोई बात नहीं की।
करते हैं। बस बिस्मिल्लाह की रोके तो दोनों ने परफॉर्म किया। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जन्नत है, हाँ, अगर नफरत है दोज़ख है। पहले यहाँ जन्नत बना लो ना, रोज़े हशर में तो जो हशर होना पता ही है हम लोगों का, जैसे कर्म है वैसे ही करेंगे ना, वहाँ तो कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे प्यार किया तो फिर वहाँ भी ठीक रहेगा मामला, अगर आप यकीन करते हो। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो आपके दिल के करीब रहा है और जिसको वाकई में आप जो है अपना उस्ताद मानते हैं? हाँ जी, तो उसमें नियाज़ी साहब का जिक्र भी आता है। उस्ताद तफ़ैल नियाज़ी। बिल्कुल। हाँ, वो तो डॉक्टर हैं गाने के, मौसीकी के। अच्छा, तो अरे क्या बात है, वो तो लाजवाब, पूरी दुनिया में एक मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा पूरी कि दुनिया में एक है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली जगजीत साहब ने जो आवाज़ पे काम किया, अब लता जी दूसरे पूरी यूनिवर्स में नहीं है। ऐसे लोगों को मैं रूहानी उस्ताद मानता हूँ। लेकिन मेरा उस्ताद जी जो है, मेरे उस्ताद जी उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब हैं, जिन्होंने रोशनी बख्शी, और इन उस्तादों से आज मैं आशना हुआ, वरना मुझे पता ही नहीं था। अंधे को जो रोशनी देता है, जब मस्तक जगाता है, वही मुर्शिद होता है, वही मुर्शिद मौसीकी होता है। बाकी सबका एहतराम आपने करना है, उस्ताद एक ही होता है। मेरे उस्ताद जैसा कोई नहीं। तो कोई ऐसा वाक़या जब आपने गाना स्टार्ट किया, गाना गाया और आपको लगा कि अब यही मेरा सफ़र होना है, ऐसा कोई वाक़या है जो जैसे थोड़ा और जैसे कि हमारे नाज़रीन को अगर आप बताएं कि कोई ऐसा वाक़या अगर हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगा कि अब तो ऊपर वाली की मेहर है, अब तो यही सफ़र होना है मेरा? हाँ जी, तो वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, मैंने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। तो कभी कुछ लम्हे होते हैं जब लगता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कमाल हो गई। जैसे यूसुफ साहब मियाँ अपने दिलीप कुमार साहब, उन्होंने जन्मदिन कभी पब्लिकली नहीं मनाया था, एक बार सेलिब्रेट किया। अच्छा। तो जो सायरा बानो साहिबा है, उन्होंने जहाँ और घर वालों ने कहा होगा कि थोड़ी मौसीकी वजह के नो लाउडनेस बहुत है। अच्छा। तो कहने लगे वो जो बेतरतीब बालों वाला बंदा है उसको आप दुर्वेश कहते थे। कहते कहाँ रहता है? कहते ढूंढ लेते हैं। फिर मुझे पंजाब से वहाँ उनके जन्मदिन पे गाने का पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी वहाँ में। अच्छा, ये कौन सा? A to Z फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा। तो दिलीप साहब ठीक ठाक थे उस वक्त। तो उस मैंने आधा पौना घंटा गाना था, 5.5 घंटे गाया मैंने, सब लोग बैठे थे। वो लम्हे बहुत अच्छे थे। उसके बाद लता जी ने अपने जन्मदिन पे याद फरमाया था, तो नुसरत खान साहब ने जब पहली बार बॉलीवुड में गवाया। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ख़ास तौर पे लता जी ने बोला था कि उनको आप बुलाइए, उनको मुझे सुनना है। हाँ, मशवरा तो हुआ ही होगा। ज़ाहिर है लता जी का जन्मदिन है, तो फिर उनसे आदिनाथ जी जो उनके मेरा क्या नेफ्यू हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, तो उनसे तो पूछा ही होगा। तो कितनी खुशनसीबी है कि सामने तीनों बहनें बैठी हैं, पूरी इंडस्ट्री है, और मेरे जैसा अदना सा बंदा छोटे से गांव में, उदास से गांव में पैदा हुआ। ना मेरी कोई म्यूज़िक हिस्ट्री है, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं गाता था। अच्छा। हम तो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, मज़दूर हैं, तो बस मशक्क़त करके 2 वक्त की रोटी, घर से खेत, खेत से घर, यही ज़िंदगी थी। तो वहाँ से देखो क्या क्या कहाँ के रास्ते खुल गए, पूरी दुनिया में मैं घुमा। तो इसलिए बस शुक्र करता रहना चाहिए मालिक। तो जब आप दिलीप साहब के सामने आपको गाने का मौका मिला तो क्या रिएक्शन था पहला उनका? क्योंकि दिलीप साहब खुद म्यूज़िक के बहुत बड़े शादा थे। मुझे ये हुआ, मेरे ज़हन में आया कि ये अगर यूसुफ हैं तो सायरा जी जुलेखा हैं। अरे वाह। तो फिर मैंने यूसुफ जुलेखा पे, मेरे भाई हैं बहुत बड़े ऑफिसर हैं, अब तो डीजी बन गए हैं। अच्छा। फयाज फारूकी साहब पंजाब के पुलिस, तो वो बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत रोशन चिराग आदमी हैं। उनको मैंने गुजारिश की, मैंने कहा यूसुफ जुलेखा पे ऐसे सामने बैठे हों तो वो यूसुफ हो, ये जुलेखा हो, तो जुलेखा कैसे उनको जन्मदिन मुबारक या उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करेगी। तो फिर पहला वो कलाम गाया था। फिर एक पर्शियन था
अमीर खुसरो साहब का। फिर कमर्शियल भी गाने, डांस वांस, फिल्म इंडस्ट्री पूरी, हीरोइन सब लोग डांस वांस कर रहे थे, सब लोग जो नंबर 1 हीरो है, हीरोइन है जितनी। तो जो आपकी तबीयत है, सूफी तबीयत, हाँ जी। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में ये फिट बैठ गई कभी? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री सूफीज़म से, सूफीज़म सारी जगह है। हाँ। फिल्म इंडस्ट्री को नापाक चीज़ थोड़ी नहीं, है। मैं कह रहा हूँ जो बहुत पवित्र जगह है। जो आपके गाने जो बहुत मकबूल भी हुए, हाँ जी, तो चूंकि जो आज का म्यूजिक है हाँ जी। उसको भी आप कैसे देखते हैं, जो आज का जो है आज का थोड़ा क्योंकि ग्लोबलाइज हो गई है दुनिया, हम एक दूसरे का असर कबूल करते हैं, तो थोड़ा वेस्टर्नाइज क्योंकि थोड़ी लाउडनेस ज़्यादा आ गई है। अब लता जी का गाना 80 साल पुराना भी, रफ़ी साहब का गाना अभी भी उसी, हाँ, मेहदी हसन साहब कहीं लगे हों, फिर वो सुकून देता है। ये ज़रा जिम की तरह लगता है। हाँ। हाँ, तो गोरों को तो, अंग्रेज़ों को तो सर्दी लगती, वो उछल कूद के गाते हैं, ऐसे ठंड लगती है। इस मुल्क में पता नहीं ये कैसे एंटर हो गए। तो अच्छा भी बहुत गाने वाले लोग, अभी भी बहुत अच्छा गाने वाले हैं। बच्चे लोग, यंग बच्चे ऐसा गाते हैं कि हैरान हो जाते हैं। तो दोनों कश्मीर, चीज़ें चलती रहती पहले। तो कश्मीर की अगर बात करें, हाँ जी। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्टली जो है आर्टिस्ट जो है जब भी जाता है तो वो कहता है कि ये सेटिंग में आर्ट जो है इमर्ज होता है। हाँ जी। तो अगर नॉर्मली आप आर्टिस्ट से बात करते हैं, आपको कश्मीर जाने का मौका बहुत बार मिला है, आप उस जगह को कैसे देखते हैं? मैं कश्मीर बहुत बार जाना चाहता था, लेकिन 2 बार ही जा सका हूँ। एक बार बहुत अरसा पहले गया था, मेरा प्रोग्राम हुआ था सूफ़ी का, किसी हॉल में था, तो जैसा मज़ा वहाँ आया, बहुत कम जगह आता है। बहुत सूफ़ी कलाम बहुत मोहब्बत से सुना सबने। अच्छा। अभी रिसेंटली भी मैं गया था तब भी, तो उसको इस धरती की जन्नत कहते हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। कितनी खूबसूरत धरती है, इतने खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, वो नक्शो नगार ही अलग हैं, चेहरे ही अलग हैं, फरिश्तों की तरह, एंजल की तरह घूमने वाले लोग। या मेरे मालिक, इनकी आंखों में आंसू ना आए, ये रल मिल के रहें, कोई माँ ना रोए, कोई बेटी ना रोए, कोई बाप ना रोए, किसी की आंखों में आंसू ना। इस धरती पे कर्म कर, आपस में भाईचारा बना रहे, मज़हबों से ऊपर उठो, इंसानियत की बात करनी चाहिए। तो इंसानियत का तकाजा यही है कि आपस में हम मिल के रहें। अल्लामा इकबाल साहब ने इसीलिए कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो अगर गुलिस्तान बनाना तो बुलबुलों की तरह रहो ना, आपस में मिल के, फुलवारी की तरह। तो जब भी मैं गया हूँ मैंने यही दुआ की है कि मेरे मालिक, जितनी खूबसूरत धरती है यहाँ अमन रहे, कत्लो गारत ना हो किसी तरह। अब आर्मी जब मशक करती है, प्रैक्टिस करती है जंग की, तो एक दुश्मन फौज बन जाती है, एक अपनी फौज होती है, होती दोनों सरकार की फौजें हैं। मान लिया जाता है एक दुश्मन फौज है, सही बात, एक सरकारी है जहाँ इस मुल्क की है, दोनों आपस में दुश्मन लड़ते हैं, शाम तक लड़ते हैं, देर तक लड़ते हैं। लेकिन जिनको पता है उनको तो पता है दोनों फौजें सरकारी हैं, तो फिर सरकार तो ऊपर है करीब। तो हमें तो कभी ना कोई दुश्मन लगा है ना कोई गैर लगा है, यही लगा है मेरे सोने रब की बनाई हुई दुनिया ऐ सलामत रहे, आपस में भाईचारा, खूबसूरत लोग देर तक जिंदा रहे। कश्मीर में आपको कश्मीरी म्यूज़िक या कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट सुनने का कभी मौका मिला? मेरी रूह पे सबसे ज़्यादा असर रबाब करती है। अरे वाह। हाँ जी, गुरु नानक साहब हमारे जो गुरु साहब थे पहली पातशाही, तो वो भी उनके साथ मर्दाना साहब, भाई मर्दाना जी रहते थे। तो जब भी उनको आमद हुई, इल्हाम हुआ, तो रबाब का उन्होंने ज़रूर जिक्र किया। इसकी जो टोन है ये रूहानी की तरफ रूह को जगाती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। जब शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो आज के आर्टिस्ट हैं
चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या चाहे वो गाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? क्योंकि अब हम देख रहे हैं बहुत इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक आ रहा है, हर एक चीज़ में जो है बनावटी है, लूप आ रहे हैं, हर एक चीज़ में जो है रिकॉर्डेड हो रहा है सब। तो कोई ऐसी मैसेज जो आज के आर्टिस्ट हैं हमारे उनके लिए? आर्टिस्ट को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा ना भूले। बेगुरे होना बदकिस्म की है। अहले मुर्शिद हो, मुर्शिद मसीह की। एक रूहानियत के होते हैं, एक स्कूल में भी उस्ताद होते हैं। एक अगर आर्टिस्ट बनना है तो उसमें गुरु का होना बड़ा ज़रूरी है। कामिल गुरु मिले, परफेक्ट गुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले, जिसको खुद को तलीम हो, तो वो उससे सीख के आए, तो फिर गाना इबादत बन जाएगा। जब इबादत बन गया, जब वो खुश हो गया तो सारी नेमतें आ जाती हैं। आपके सामने बैठा बंदा पता नहीं कितने अवार्ड, पता नहीं कितने दुनिया के हर एंगल से मतलब मालिक ने रहमो करम किया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो ये जो आपका ये ट्रांजिशन रहा, अब ये सारा जो है म्यूज़िक, आर्ट, इसमें आप खुल के रहें, इसमें आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है जब आप सियासत में आ जाते हैं। तो इस ट्रांजिशन को, इस फेज़ को आप कैसे देखते हैं? इसको भी मैं ऐसे ही देखता हूँ कि ये खिदमत खल्क है। अच्छा। बंदे को पावर और पैसा दे दो, अगर देखना हो बंदा कैसा है तो पैसे तो संगीत में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। इसमें तो सोच भी शोहरत भी है, इसमें तो है ही नहीं पैसा। हलाल का पैसा तो इसमें है नहीं, तनख्वाह ही है, सैलरी है। हराम का पैसा तो ना मैंने मौसीकी में कमाया वल्गर गा के, ना मैं सियासत में कभी मुझे ख्वाहिश हुई। तो पैसा पहले बहुत था, शोहरत पहले बहुत थी, कोई नई चीज़ तो इसमें मिली नहीं। नई चीज़ ये ज़रूर मिली कि लोगों के दुख दर्द अगर मैं कुछ बता सकूं, कुछ काम कर सकूं, तो इस वजह से मैंने साहिब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हुक्म मान के इलेक्शन लड़ा और फतेह याब हुए और लगे हुए हैं। 4.5 साल गुजर गए हैं, 4.25 साल, थोड़ा अर्सा रह गया है। तो इलेक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। हाँ जी। उससे आपको लगा कि उनके दिलों में आपकी जगह है, और वो तो वोटों से पता ही चला। हाँ जी, बस वह लहर थी वहाँ। मोदी साहब की वजह से सब लोग जीत गए, उनमें से मैं भी जीत गया। तो मार्जिन बहुत अच्छा था, 6 लाख से ऊपर मार्जिन था। अच्छा। शायद इंडिया में बहुत कम लोग इतने मार्जिन से जीत गए, तो ये लहर थी। तो अब जब चूँकि आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, सियासत में आ गए, तो हिंदुस्तान के कल्चरल जो लैंडस्केप है, कल्चरल पॉलिसी जो होती है, तो उसको एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, एज समवन हु रियली डीपली अंडरस्टैंड्स दिस होल कल्चरल प्रोसेस, हाउ डू यू सी दिस कमिंग अप इन द कंट्री? मुझे समझ है इस बात की, क्योंकि मेरी लाइन है। कल्चरल पॉलिसी बना भी सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ, उसको लागू भी करवा सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं चुना गया था, अभी मुझे रिहर्सल ही है मेरी एमपी के तौर पे, तो अभी मुझे मौका नहीं मिला। जब कभी मुझे इस कल्चरल महकमे का कोई मौका दिया, तो मेरी ख्वाहिश है कि इस फील्ड में कुछ ना कुछ कला के लिए और कलाकारों के लिए कर जाऊँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है कोई म्यूज़िक आश्रम हो, नॉन कमर्शियल, कोई आर्टिस्टों की कॉलोनी हो, वहाँ सिर्फ आर्टिस्ट रहें, बस लिखने वाले, पढ़ने वाले, कभी वॉक करते मिल जाएं, कभी रियाज करते मिल जाएं, कभी यानी वैसे बैठे हैं उसकी आनंदमयी तरीके से, शांत कोई जगह हो ऐसी। मेरी ख्वाहिश है, अगर मालिक ने तौफीक दी। तो आप हमारे नाज़रीन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कुछ पेश करना चाहेंगे? वो हमारी रिक्वेस्ट होगी आपसे। हाँ जी, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। साई सिर्फ करते हैं।
एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। एक पल में एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। शेर सुनिएगा। जलते दियों में जलते घरों जैसी लौ कहाँ, जलते दियों में जलते घरों जैसी लौ कहाँ, सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए। एक पल वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, उनसे प्यार है, उनसे प्यार है, उनसे प्यार है, उनसे प्यार वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। आँखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए, आँखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। आगाज़ आशिकी का मजा आप जानिए, आगाज़ आशिकी का मजा आप जानिए। अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। बहुत 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 शुक्रिया। और आपको मैं बताऊं कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो श्रीनगर से हमारे एक दोस्त ने मुझे टेक्स्ट किया था कि आप हंस जी को बताइए कि ये वाला गज़ल अगर वो गा सके। अरे तो मैं आपको टेक्स्ट भी दिखाऊंगा। तो ये देखो टेलीपैथी की मैंने होगी। तो लास्ट में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप कश्मीर से म्यूज़िक से इतने जुड़े हैं और कश्मीरी खाना आपको बहुत पसंद है, हमें बताया गया कि आप कौन सा ऐसा कश्मीरी डिश है जो आपको बहुत पसंद है? मेरे दोस्त थे, उनके घर जब पहली बार मैंने खाना खाया तो जब मैंने देखा ही प्लेट्स में पैर रखा हुआ तो उसकी शक्ल ही कुछ और थी। तो मैं नॉन वेज तो नहीं खा पाया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने दम आलू ऐसे जब देखे, सुर्ख लाल बने हुए उसका सूप और पनीर की कटिंग और हाक बोलते हैं इसको, साग को हम साग बोलते हैं, मक्की ऐसे, तो और कुछ चीज़ें थी। वो तो काफ़ी डिशेस बनाते थे डेली। तो मुझे फिर खाने का मौका मिला तो मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढता था कि फिर बुलाएं मुझे। फिर प्यार ही इतना हो गया, फिर मैंने बहुत खाया और फिर मैंने कुक भी कश्मीरी रखा था। अच्छा। हाँ, अभी भी मैं ढूंढता रहता हूँ कि सारी सर्दियों में जब मैं कश्मीरी कहवा पीता हूँ तो मुझे लगता है बस दैट्स इट, यही दुनिया है। हैप्पीएस्ट बंदा
अपने आप को समझता हूँ। तो खाना का तो जवाब ही नहीं कश्मीरी खाने का। तो वेज में जो भी बना है, वो कहते थे वैसे कि आप वेज खा के इतने खुश हैं, काश आप नॉन वेज खाते होते। मैंने कहा नहीं, मुझे तो तकलीफ़ होती है कि सिर्फ इस मज़े के लिए किसी की जान चली जाए, मेरे लिए ना जाए, जो मतलब कोई स्वाद की वजह से ना जाए। और मुझे टेक्निकली पता नहीं किया क्यों ऐसे लोग करते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, मुझे हुक्म ही नहीं है किसी को ना सोचना बुरा ना कहना बुरा, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन में कश्मीर का जो भी बना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल भी ढूंढ रहा हूँ मैं कि कोई कश्मीरी बंदा मिल जाए मुझे को और खाना खिलाए, ताकि मैं खा के फिर मेरा रियाज करने को, गाने को दिल करे। जैसे पंजाब में आप आए तो सर्दियों में मक्की की रोटी बनती है, ये गोल्डन कलर और साग वगैरह, तो फिर आप खुश होंगे। तो ऐसे ही कश्मीर का है। चलिए हम दुआ करते हैं कि आपको अच्छा अच्छा खाना मिले, आप और भी ज़्यादा रियाज करें, और भी ज़्यादा आपका नाम हो पूरी दुनिया में। आपने अपने तो कश्मीर में अभी अमन अमान है, चैन है और सब लोग आ जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और बहुत अच्छा इस वक्त सिचुएशन भी है। शुक्र। तो आपकी दुआ होनी चाहिए। हम हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह आसानियाँ दे सबको, अल्लाह आसानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।